Hi everyone, this is Varsha and welcome to VSP क्लासेस। हिंदी शब्द विचार अ कंप्लीट कोर्स में आज हम लोग बात करेंगे लेसन 5 की। इसके पहले हमने 4 लेसन कंप्लीट कर लिया है और हर लेसन के लास्ट में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी डिस्कस किया है। ठीक है, या तो वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जिनके पूछे जाने की भी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लेसन 5। इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे आइए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम शब्द विचार को डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। शब्द विचार को अगर हम आधार के आधार पर देखें तो ये 4 तरह के होते हैं: स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार के आधार पर। स्रोत के आधार पर बात करें तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। निरर्थक का कोई अर्थ नहीं होता, जबकि सार्थक में एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने विकार के आधार पर विकारी शब्दों पे बात करी थी। विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आज हम बात करेंगे लेसन 5 में हम बात करेंगे अविकारी शब्द। यहाँ हम कवर करेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अविकारी शब्द यानी कि अव्यय जिसे हम कहते हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। अब देखिए, अगर आप अव्यय का शाब्दिक अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आ प्लस व्यय। आ मीन्स होता है देखिए नहीं, और व्यय मीन्स होता है जो व्यय ना हो सके उसे, यानी कि जो व्यय ना हो सके उसे हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। और अव्यय, ध्यान दीजिएगा, अव्यय क्या है, अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द की अगर हम बात करते हैं तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहते हैं। हाँ देखिए, बात वही हो गई। अब अव्यय का शाब्दिक अर्थ है आ प्लस व्यय, यानी कि जो व्यय ना हो सके। यह सदैव समान रहता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई परिवर्तन, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ये जिस अवस्था में रहेगा उसी अवस्था में ये बना रहेगा। इनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें आज, कल, किंतु, परंतु, यद्यपि आदि। अगर मैं बोलूं कि आज जो शब्द है उसको आप लिंग, वचन या कारक किसी भी आधार पर इसका रूप परिवर्तित कर दीजिए तो शायद आप ना कर पाएं। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं अव्यय, यानी हम किसी भी तरह से इनके रूप को परिवर्तित नहीं कर सकते। ये जैसे है उसी स्थिति में ये बना रहेगा। तो देखिए, अगर हम अव्यय के प्रकार की बात करें तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक यानी कि योजक और विस्मयादि बोधक। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो शब्द क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, यानी इसको अविकारी विशेषण भी कहा जा सकता है। जैसे धीरे चलो। धीरे चलो में देखिए, इस वाक्य में धीरे जो है वो शब्द चलो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, अतः धीरे क्या हो गई, शब्द क्रिया विशेषण हो गई। कैसे चल रहा है, धीरे चल रहा है। ठीक है, तो यही होती है हमारी क्रिया विशेषण अव्यय। अगर हम क्रिया विशेषण अव्यय की बात करते हैं तो यह 4 प्रकार के होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक यानी कि जिन शब्दों से क्रिया में समय संबंधी विशेषता प्रकट हो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगी चीजें। ठीक है, जैसे सीता कल जाएगी या फिर दिन भर वर्षा होगी। अब इस वाक्य में आप देख रहे होंगे कि कल और दिन भर ये क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। अगर हम कालवाचक क्रिया विशेषण की और बात करते हैं तो इसके अलावा आपका आज, तुरंत, परसों, नित्य, ये सब भी कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। दूसरा नंबर है आपका स्थानवाचक। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान या दिशा का पता कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा, इसमें कुछ समझाने लायक ज्यादा है नहीं। ठीक है, स्थानवाचक यानी जो स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। जैसे इधर उधर मत देखो या फिर वह आगे चला गया, राम नीचे बैठा है। अब इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे
कि इधर उधर, ठीक है, और आगे नीचे, ये सब क्या है, ये सब किसी न किसी स्थान की विशेषता बतला रहे हैं, यानी कि ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गए। फिर हम बात करते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की। जो शब्द क्रिया के परिमाण या नाप तोल के बारे में बताते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे उतना बोलो जितना जरूरी हो, तेज गाड़ी चल रही थी। अब यहाँ आप देखेंगे इतना, जितना, उतना, ठीक है, और तेज, ये सब क्या है, ये किसी न, ये परिमाण बता रहे हैं, यानी कि उतना बोलो जितना जरूरी हो, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। लास्ट है हमारा रीतिवाचक। जिन शब्दों से क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, हमारे सामने अचानक शेर आ गया, ठीक है, या फिर मोहन शीघ्रता से चला गया। इन वाक्यों में आप देख रहे होंगे कि अचानक और शीघ्रता ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे, अवश्य, इसलिए, ये सारे क्या हैं, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। फिर हम बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में दिखाते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिएगा, राम भोजन के बाद जाएगा, ठीक है, या फिर मेरे कारण तुम्हें दुख उठाना पड़ा। मनुष्य जो है वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। अब यहाँ क्या है कि बिना, ठीक है, अब आप खाली बिना, कारण, बाद, ये सब क्या होते हैं, ये किसी न किसी संबंध को बता रहे हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर उससे ही संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में ये दिखा रहे हैं, यानी कि मनुष्य पानी के बिना, ठीक है, तो ये संबंध प्रदर्शित कर रहे हैं। फिर आपका है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, देखिए, समुच्चय मीन्स होता है योजक, यानी दो शब्दों को जो जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे शब्द जो दो उपवाक्य को जोड़ते हैं एवं जोड़ने के बाद उन दोनों वाक्य का परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, और इनको हम योजक भी कहते हैं। जैसे मोहन और सोहन एक ही पाठशाला में पढ़ते हैं। अब देखिएगा यहाँ मोहन और सोहन को किस योजक से, किस समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया, और से, तो और यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय हो गया है। क्लियर हो गई। अब समुच्चय बोधक के मुख्यतः दो भेद भी माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? ए है समानाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण की बात करते हैं तो ऐसे समुच्चय बोधक अव्यय जो समान वाक्य वाक्यांशों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसे शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था, ठीक है, या फिर आलू तथा गोभी में आलू तथा गोभी सब्जियों के उदाहरण है। अब इस उदाहरण में आप देख रहे होंगे कि राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था, मतलब कि और जो है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, शब्दों का इस्तेमाल किस लिए हुआ है, समान वाक्यों को जोड़ने के लिए। राम और लक्ष्मण एक समान वाक्य हो गए, ठीक है। इसी तरह देखिए, आलू और गोभी को कौन जोड़ रहा है, तथा जोड़ रहा है, ठीक है। आलू गोभी समान, यानी कि ये सब्जियां ही तो हैं और इनको तथा जो है वो जोड़ रहा है, तो इसे ही समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के और भी कुछ भेद हैं। जैसे हो गया संयोजक में तथा, एव, या, व इत्यादि, ठीक है, और विभाजक में अथवा, चाहे, नहीं, तो, या इत्यादि। विरोध दर्शक में, यानी कि विरोध जो प्रदर्शित करते हैं, ऐसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कौन कौन से हैं, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि, ठीक है। और परिमाण दर्शक हैं कौन कौन से, अतएव, इसलिए इत्यादि। तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये भी कुछ क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण, यानी कि ये संयोजक और विभाजक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक, ठीक है, ये भेद है समानाधिकरण समुच्चय बोधक के। नेक्स्ट है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अभी हमने पढ़ा समानाधिकरण, अब होता है व्यधिकरण। व्यधिकरण जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक, वो समान वाक्यों को जोड़ते थे और ये क्या कर रहे हैं, मुख्य वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य को जोड़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अभी व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद माने गए हैं, कारणवाचक, संकेत सूचक, उद्देश्यवाचक और स्वरूपवाचक। आइए देखते हैं सबसे पहले कारणवाचक।
देखिए, कारणवाचक जिन शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले वाक्य का समर्थन करते हैं उसे कारणवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। यहाँ पर क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, इस कारण, क्योंकि, ताकि आदि आते हैं। ठीक है, कारणवाचक जो पहले वाक्य का समर्थन करते हैं। ठीक है, जैसे वह मुझे पसंद है इसलिए कि वह सुंदर है। अब देखिए यहाँ पे इसलिए आ गया। ठीक है, तो ये कारणवाचक का उदाहरण है। फिर है संकेतवाचक। संकेतवाचक में क्या होता है, जिन शब्दों से पूर्ण वाक्य की घटना से उत्तर वाक्य की घटना का संकेत मिले उसे संकेत सूचक समुच्चय बोधक कहते हैं। यहाँ पर क्या आता है, यदि, तो, तथापि, यद्यपि, परंतु आदि शब्द आते हैं, वहां पर संकेतवाचक समुच्चय बोधक होता है। जैसे अगर उसे काम नहीं होगा तथापि वह आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे तथापि शब्द जो है वो संकेत सूचक है, यानी कि कुछ बनना है तो स्कूल जाओ। यहाँ पे तो जो है वो संकेत सूचक होता है। नंबर 3 में बात करते हैं उद्देश्यवाचक। जिन शब्दों से दो उपवाक्य को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है वहां उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक होता है। यहाँ पर ताकि, की, जो, जिससे आदि आती हैं। ठीक है, और वहां पर उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक होता है, यानी ये जो वाक्य हैं जिनमें आते हैं वहां पर उद्देश्यवाचक समुच्चय बोधक होता है। अब जैसे देखते हैं, वह मेरे पास आया था ताकि सहायता मांग सके। अब ताकि जो है वो उद्देश्यवाचक, यानी किस उद्देश्य से आया था, ताकि वो सहायता मांग सके। फिर है श्रेष्ठ कार्य करो जिससे माँ बाप गर्व कर सके। श्रेष्ठ कार्य करो जिससे, जिससे जो है ये उद्देश्यवाचक है। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक में क्या होता है, जिन शब्दों से मुख्य उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक कहते हैं। यहाँ पर जैसे, यानी कि, अर्थात, मानो आदि शब्द आते हैं, वहां पर स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक होता है। जैसे वह इस तरह डर रहा था जैसे उसने चोरी की हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे शब्द जो आया है, जैसे ये जो आया है वो स्वरूपवाचक का ही उदाहरण है। अब हम 4th पे आते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय। लास्ट है ये विस्मयादिबोधक अव्यय। ये क्या होते हैं, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। इन वाक्यों में सामान्यतः देखिए ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है जो ऐसे वो लगता है। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ ये विस्मयादिबोधक अव्यय का वाक्य है। ठीक है, जो शब्द वक्ता या लेखक के हर्ष, शोक, नफरत, विस्मय, ग्लानि आदि भावों का बोध कराता है उसे ही हम विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जरे पीछे हो जाओ गिर जाओगे। ठीक है, या फिर वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अब यहाँ हर्ष व्यक्त किया जा रहा है कि वाह तुमने तो कमाल कर दिया। हाय अब मैं क्या करूँ, ये कैसा वाक्य है, शोक का वाक्य है। ठीक है, तो ये है विस्मयादिबोधक अव्यय होते हैं। अब विस्मयादिबोधक अव्यय निम्नलिखित प्रकार के भी होते हैं। जैसे हर्षबोधक में हम कहेंगे वाह वाह वाह, आहा आदि। ठीक है, और शोक बोधक में हाय, त्राहि त्राहि, हाय आदि। प्रशंसा बोधक में शाबाश, खूब आदि। और जब घृणा या तिरस्कार बोधक वाक्य रहेगा तो राम राम, थू थू, छी छी आदि होता है। ठीक है, आश्चर्य बोधक में अरे, ओह। क्रोध बोधक में अबे, अजी। स्वीकृति बोधक में अच्छा, ठीक, जी हाँ। ठीक है, तो ये है कुछ विस्मयादिबोधक के और भी प्रकार होते हैं। अब हम बात करेंगे निपात की। निपात क्या होते हैं हम ये देखेंगे। निपात देखिए क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आजकल कि निपात क्या होते हैं। तो निपात में सहायक पद होते हैं जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। निपात का कार्य शब्द समूह में बल प्रदान करना है। जैसे राम ने ही रावण को मारा था। अब राम ने ही, यहाँ ध्यान दीजिएगा किसी बात पर जब अतिरिक्त भार देना होता है तब जब हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे भी हम निपात कहते हैं। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है, जब अतिरिक्त भार देना होता है तो वहां पे राम ने ही जो शब्द है वो निपात के रूप में आया है। यहाँ पे ही शब्द निपात है। रमेश भी दिल्ली जाएगा। अब रमेश भी, ठीक है, तो यहाँ हम जोड़ दे रहे हैं तो ये रमेश भी जो है वो निपात हो जाएगा। तो निपात सहायक पद होते हुए भी वाक्य का अंग नहीं होते हैं। ये सहायक पद तो हैं लेकिन इनको वाक्यों में नहीं गिना जाता। मूलतः निपात का प्रयोग अव्ययों के लिए होता है। इनका कोई लिंग और वचन भी नहीं होता है। ठीक है, और अगर हम कुछ निपातों की बात कर लें तो जैसे भी, तो, तक, केवल, मात्र, ही, ये सारे क्या है, ये निपात होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इससे रिलेटेड हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन।
देखिए, शायद, यथा साध्य, यथा संभव आदि किस प्रकार के क्रिया विशेषण है। अभी हमने बात की थी कि एक था रीतिबोधक क्रिया विशेषण, ठीक है, वहां पे क्या आएगा, शायद, यथा साध्य, यथा संभव, यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कालबोधक क्रिया विशेषण का उदाहरण छाटिए, यानी कालबोधक कौन कौन से, ए ऑप्शन है कल, बी इतना, सी भीतर और डी है अतएव। कालबोधक में हमने देखा था आज, कल, ठीक है, ये सारे क्या है, कालबोधक हैं, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थान बोधक क्रिया विशेषण का उदाहरण है नहीं, समीप, मत और कितना। तो आप ध्यान से देखिएगा कि समीप जो है वो स्थान को बता रहा है, स्थान की दूरी को बता रहा है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अव्यय मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 6 और 4। तो हमने पीछे बोला था कि अव्यय जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्रिया की विशेषता दर्शाने वाले अव्यय को क्या कहते हैं, तो जो क्रिया की विशेषता को दर्शाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ डी ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वह किधर गया। इस वाक्य में किधर शब्द है रीतिवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक या फिर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो वह किधर गया ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे शब्द विचार लेसन 5 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसपे हमने अभी बात की है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।